हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जो मेरी लास्ट प्रीवियस वाली वीडियो थी सीटेट की, उस पर ना बहुत सभी लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि दीदी ये वाला बता दो कि सीडीपी में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैथ्स में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीटेट पेपर 2 के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमने अभी प्रिपरेशन शुरू किया तो हम कैसे करें। मैंने ना आपके लिए पूरी एक सीरीज़ बनाई है। मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं कि सीडीपी में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने प्रिपरेशन अभी शुरू की है तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। जो सब चीज़ें मैंने लिख ली हैं इनको पढ़ लेना आराम से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो अपनी प्रिपरेशन कर रखी होगी, लेकिन जिन्होंने अभी शुरू की है तो वो ये सब चीज़ें पढ़ लेना, और जिन्होंने कर रखी है वो इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी इन सब चीज़ों से। ठीक है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला टॉपिक आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली सीडीपी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आता है। इससे रिलेटेड पेडागोजी भी आ जाती है काफ़ी टाइम पर, हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी से रिलेटेड आ जाती है। सेकंड टॉपिक बन जाता है आपका मोटिवेशन और मोटिवेशन साइकिल का। इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। थर्ड है आपका आईक्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना है। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ लेना, और हावर्ड गार्टनर की थ्योरी के बारे में पढ़ लेना। उनकी जितनी भी इंटेलिजेंस उन्होंने दी है उन सभी के प्रकार अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है थ्रस्टन की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, एक बुक आई थी, उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, तो उस थ्योरी का अच्छे से पढ़ लेना। इसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बहुत अच्छे से कर लेना। इससे तो 4 से 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और सिर्फ ये चीज़ें ना सिर्फ सीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, क्योंकि इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन वो हिंदी की पेडागोजी और इंग्लिश की पेडागोजी में भी आ जाता है, यहाँ तक कि यूएस की पेडागोजी में भी पूछ लेते हैं कभी कभी इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन। इन 3-4 को तो जरूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये 3 तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो जेरोम ब्रोनर का सिद्धांत और एल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत भी पढ़ लेना। इनसे भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज को अच्छी तरह से पढ़ लेना। इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ लेना। आरटी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। सोशलाइजेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी आ जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। एपी 2020 के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एनसीएफ 2005 के बारे में तो पढ़ना ही है, और कोशिश करना कि एनसीएफ 2022 के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सको आप, क्योंकि अब नए सीटेट पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से भी आ सकते हैं। सीडीपी में फुल फॉर्म भी काफ़ी सारी पूछी जाती है, तो उनको पढ़ लेना, लाइक निपुण, सफल, परख, इन सब की फुल फॉर्म आ सकती है, तो इन सभी की फुल फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना। और भी फुल फॉर्म से होगी उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मेटा कॉग्निशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। किसी सेंचुरी स्किल्स के बारे में पढ़ लेना। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, लाइक इन्फेंसी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, लेटर चाइल्डहुड हो गया, अर्ली एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस, और इसको प्लेज किसको बोला जाता है, गैंग एज किसको बोला जाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की स्टेज किसको बोला जाता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। इससे रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत और मैकडोगल का सिद्धांत भी पढ़ लेना। उसके बाद प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं पर्सनैलिटी के टेस्ट के, उन सबको पढ़ लेना, लाइक टीएटी, सीएटी और आईबीटी, ये 4-5 टेस्ट होते हैं, इनको पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आ जाते हैं। इनमें से एक टेस्ट तो जरूर आ ही जाता है हर बार, ये पढ़ लेना। इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में पढ़ लेना। सीडीपी के लिए ये सारी चीज़ें एनफ रहेंगी अगर आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया। इन सभी चीज़ों के बारे में ना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं। इन पोर्शन आता है लैंग्वेज का, जो कि मैंने तो फर्स्ट लैंग्वेज में अपनी हिंदी ले रखी थी, इसलिए मेरा तो हिंदी वाला पोर्शन था। हिंदी में क्या क्या पढ़ना जरूरी है। हिंदी में पहले तो सबसे ज़्यादा जरूरी है भाषा के सभी कौशल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कि कौन से गणनात्मक कौशल होते हैं, सारे कौशल अच्छे से आपको पता होना चाहिए, उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। अर्जन के बारे में पढ़ लेना, और लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ लेना, लाइक कोइंग, बैबलिंग, वन वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्टेज। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में पढ़ लेना, जितनी भी विधियाँ होती हैं। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, नोम चोम्स्की, इन सभी ना भाषा के बारे में इनके क्या क्या विचार थे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों लैंग्वेज में पूछी जा सकती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इनके बारे में जरूर पढ़ लेना कि इन्होंने अपने लैंग्वेज पर क्या क्या विचार दिए हैं। जैसे कि जीन पियाजे को देखा जाए तो उन्होंने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, लेकिन वाइगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी लैंग्वेज को। उन्होंने तो यहाँ तक कि कल्चरल टूल भी माना है। लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और शिक्षण सूत्र जो होते हैं, टीचिंग के मैक्सिम्स जो होते हैं, इनको पढ़ लेना, ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी। शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में पढ़ लेना। हिंदी में तो सिर्फ ये सारी चीज़ें एनफ रहती हैं, हिंदी पेडागोजी में यही ज़्यादातर आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो हिंदी पेडागोजी में यही आते हैं, भाषा कौशल से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। हिंदी के लिए इतना ही काफ़ी होगा, इतना पढ़ लेना। थर्ड पोर्शन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ने चाहिए। पहला टॉपिक होता है कि लैंग्वेज स्किल्स का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप
लैंग्वेज फर्स्ट का पेपर दे रहे हो, लैंग्वेज सेकंड का। लैंग्वेज स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत सारे क्वेश्चन ना लैंग्वेज स्किल से ही बनते हैं। जैसे कि 30 नंबर की इंग्लिश होती है और 30 नंबर की हिंदी होती है। सो उस 30 को भी अगर हम डिवाइड करते हैं 15-15 में, तो 15 नंबर की इंग्लिश पेडागोजी आती है और 15 नंबर पैसेज वगैरह से होते हैं, जो पैसेज आता है ऐसे हिंदी में होता है। तो सेकंड टॉपिक आता है इंग्लिश में कि लैंग्वेज लर्निंग के बारे में और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में डिफरेंस को अच्छे से पढ़ लेना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लैंग्वेज के बारे में स्टीफन क्रैशन के क्या विचार हैं, नोम चॉम्स्की के क्या विचार हैं, और स्पेयर वुल्फ हाइपोथेसिस भी है एक, वो भी पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था पिछली बार इससे। ये तो इन सभी के स्किनर ने क्या लैंग्वेज के बारे में कहा है, वाइगोस्की ने क्या कहा है, जीन पियाजे ने क्या कहा है, नोम चॉम्स्की ने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। ये दोनों ही लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। डिक्टेशन के बारे में पढ़ लेना, स्कैनिंग के बारे में, स्कीमिंग के बारे में, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, साइट वर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जनरलाइजेशन, लेक्सिकल वर्ड्स, कंस्ट्रक्टिव पेयर, इंटोनेशन, होमोग्राफ, होमोनिम, होमोफोन, डिफ्थोंग्स, आर्टिकुलेटर्स, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड होते हैं, ये सारे पढ़ लेना अच्छे से। टेक्स्ट, सिमेंटिक्स, फोनीम, मॉर्फीम, फ्रेजिंग, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड, ये यूनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एंड सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ये इसके बारे में पढ़ लेना। LAC यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। बिक्स क्या होता है, बेसिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये चीज़ें पढ़ लेना। ये थोड़ी सी फुल फॉर्म होती है जो इंग्लिश में है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाती हैं। कैल्प, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो ये 2-4 थी, सिर्फ फुल फॉर्म ये पढ़ लेना अच्छे से। अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग, इन सब के बारे में पढ़ लेना। ये 4-5 टेस्ट हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, 2-2, 4-4, 5-5 लाइन के क्वेश्चन है। मतलब इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, बेसिक सी चीज़ पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता सीटेट में। इसलिए 1-2 और मेन पॉइंट है जो आजकल काफ़ी पूछे जा रहा है सीटेट में, जब से थोड़ा सा सिलेबस ऑनलाइन हुआ था उसके बाद से काफ़ी पूछे गए हैं। लाइक फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है, यानी कि कार्यात्मक स्थिरता क्या होती है, रेस्पॉन्स सेट यानी कि अनुक्रिया समुच्चय क्या होता है, डेक्लेरेटिव नॉलेज क्या है, इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी आ रही हैं इंग्लिश पेडागोजी में आजकल। एपिसोडिक नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये भी पढ़ लेना है। कुछ न्यू से टॉपिक हैं जो मतलब जब से सीटेट ऑनलाइन हुआ है तो तब से ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ये शायद इस बार ऑफलाइन हो तो इस बार भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इंग्लिश के, सब मैंने लिख लिए थे। तो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा मैथ्स का। देखो मैथ्स में भी 15-15 नंबर में डिवाइड रहता है कि 15 नंबर, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि 15 नंबर पैडागोजी के होते हैं और 15 नंबर मैथ्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। आपको जो 15 नंबर पैडागोजी के होते हैं वो कहाँ से आती है मैथ्स की पैडागोजी, उसमें मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। सो पहला है वैन हेले की थ्योरी, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके बारे में, जियो बॉक्स के बारे में, जियो बोर्ड के बारे में, 10 ग्राम के बारे में, ग्राफ पेपर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मैथ्स में, और थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। मतलब ये प्लेस वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होते हैं, जोड़ घटा के लिए यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। बस यही, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, बस यही चीज़ें पूछी जाएंगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। ये दोनों ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए भी और सीटेट पेपर सेकंड के लिए भी। कुछ बहुत ज़्यादा सिलेबस में डिफरेंस नहीं होता है, तो आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें सीटेट फर्स्ट के लिए हैं, सेकंड के लिए हैं। सो ये दोनों ही चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले पेपर के लिए भी और सेकंड वाले पेपर के लिए भी। और कुछ नए टॉपिक्स हैं जो काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल, लाइक कि एग्जाम्स क्या होता है मैथ्स में, और कंजक्चर क्या होता है, और सिमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल मैथ्स में, कि लीनियर सिमेट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं, रोटेशनल सिमेट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं, कि वर्ग में कितने की सिमेट्री होती है, कितनी रोटेशनल सिमेट्री होती है, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो सिमेट्री वाले चैप्टर को अच्छे से कर लेना, इसमें से आ जाता है 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स में। कॉन्ग्रुएंसी, जिसको हिंदी में सर्वांग समता बोलता है, उसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि उससे भी आ जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। और यूक्लिड ने कुछ मैथ्स के बारे में बताया था, कुछ उनकी मतलब छोटी सी थ्योरी टाइप थी या कुछ स्टेटमेंट था, वो पढ़ लेना। यूक्लिड ने क्या बताया उसके बारे में पढ़ लेना। ये 2-3 हैं जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। मैथ्स में एक थ्योरी है पामेला लाई बैक थ्योरी, इसको पढ़ लेना, ELPS पर डिपेंड है ये। ELPS थ्योरी आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मुझे बता देना, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी। कुछ चीज़ें क्योंकि काफ़ी नहीं हो सकती हैं, शायद आपने ना पढ़ी हो, क्योंकि बेसिकली ये सारी चीज़ें ना बहुत ही कम लोग पढ़ा रहे हैं आजकल। और जोल्टन डीन्स ने मैथ्स के बारे में क्या बताया और उनके प्रिंसिपल किस तरह से बेस्ड है मैथ पर, तो ये वाला चीज़ें पढ़ लेना। उसके बाद जॉर्ज पोलिया ने कितने समस्या समाधान के स्टेप्स बताए हैं, वो पढ़ लेना। ये कुछ नई सी चीज़ें हैं जो मैथ्स में आजकल काफ़ी पूछी जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। यूलर फॉर्मूला पढ़ लेना, ये काफ़ी आ रहा है, मतलब इस पर डिपेंड ना क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। मेरे वाला जो सेट था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आए थे इस फॉर्मूले पर डिपेंड,
मैंने तो ऐसे याद किया इसको, वी एफ इजकल टू E2, यानी कि v प्लस एफ इजकल टू E+2। और यहाँ पर v तो वर्टेक्स हो जाएगा, f से फेसेस हो जाएंगी, e से एजेस, उसमें +2 कर देंगे। सो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना, यूलर ने दिया था ये। और ये सभी पेडागोजी के, मैथ्स की पेडागोजी के चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे। और उसके अंदर जो 15 नंबर का मैथ्स आएगा, जनरल मैथ होता है, वो तो आप सब कर ही लोगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। ज़्यादा तो ये चीज़ें डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए नया होता है और मैथ्स तो कर ही लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते मैथ्स के। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा ईवीएस का। ईवीएस में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए अपने एग्जाम से पहले। पहला तो आ जाता है, क्योंकि ईवीएस में 6 थीम है, इन 6 थीम्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इनसे तो मतलब पूरा ईवीएस इस पर ही बेस्ड है, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे जितना भी हो सकता है। और इन 6 थीम्स के अंदर ना 2 सब थीम भी हैं, और उनके जो पार्ट होंगे वो भी बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद मैपिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, तो मैपिंग को बहुत अच्छे से कर लेना है। घरों के बारे में कि कौन कहाँ पर किस तरह के घर होते हैं, कि इंडिया के अलग अलग स्टेट में किस तरह के घर पाए जाते हैं, और पक्षियों के रहने का स्थान, मतलब कहाँ कहाँ पर पक्षी रहते हैं, एनिमल्स, सभी चीज़ों के रहने का स्थान इनका। कंडम मल्लेश्वरी के बारे में, रेल टिकट के बारे में, मधुबनी की पेंटिंग्स के बारे में, एनिमल्स कितना कितना घंटे सोते हैं ये पढ़ लेना, और जो इंपॉर्टेंट सब्जियां वे कहाँ से हैं ये पढ़ लेना। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में पढ़ लेना, विटामिन के बारे में पढ़ लेना, नीता विलियम्स जी के बारे में घरों के बारे में पढ़ लेना, कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के घर होते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस तरह के घर होते हैं, असम में किस तरह के घर होते हैं। ये सब जम्मू कश्मीर, झारखंड, गुजरात, इन स्टेट से क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाते हैं, तो ये भी पढ़ लेना। झारखंड से ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि वहाँ की कुड़क लैंग्वेज के बारे में, तोरंग के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। और पूर्वोत्तर राज्यों से झूम की खेती के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, चेराव नाच के बारे में आ जाते हैं, और निपेंथिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से। ईवीएस में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें तो आती हैं, बट इनको ही आप वो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट पूछेंगे, वो चीज़ें आप फिर भूल जाते हो। लाइक स्लोथ के बारे में ना वो बिल्कुल एकदम डिटेल में पूछते हैं कि 17 घंटे सोता है, तो 17 घंटे ही होना चाहिए, 1 घंटा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ लेना कि कौन से फेस्टिवल अमावस्या को मनाए जाते हैं, कौन से फेस्टिवल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, और किस फेस्टिवल से कौन सा वो जुड़ा हुआ है। लाइक चेराव मनाया जाता है तो वो चावल की फसल के होने की वजह से मनाया जाता है, और बिहू जो मनाया जाता है। इसके बाद पेपर 2 की बारी आती है, जिसमें पेपर 2 में साइंस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ये जो बाकी चीज़ें बताई हैं ये सभी तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन पेपर 2 में जो साइंस आती है थोड़ी सी डीप लेवल की आती है, साइंस और मैथ्स, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। मतलब साइंस को काफ़ी डीप में पढ़ना तभी हो पाएगा। साइंस में तो साइंस की चीज़ें डिफिकल्ट आती हैं थोड़ी। तो देखते हैं साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए। साइंस में सबसे पहले तो आप ये पढ़ लेना सभी फ्यूल्स, जितने भी फ्यूल्स होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आते हैं इस पर क्वेश्चन। पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लेना, पेट्रोलियम जैसे कि लाइक पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैस, जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, कोल तार, कोयला, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन आता है एसिड, बेस और सोल्ट के बारे में पढ़ लेना, अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि साइंस थोड़ी सी अच्छी लेवल की आती है। इंडिकेटर के बारे में पढ़ लेना कि कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक इंडिकेटर, कृत्रिम इंडिकेटर, और कैसे कैसे ये यूज़ होते हैं, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो मतलब सिचुएशन बेस्ड होता है इसके क्वेश्चन इंडिकेटर वाले। मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ लेना, और उनकी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ लेना कि उनका सीक्वेंस क्या होता है। और पॉलीमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सारे सब तरह के पॉलीमर। तो मैंने आपको एक पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट बताया है, इसके अंदर अलग अलग टाइप जो आएंगे वो सारी चीज़ें पढ़ लेना। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ लेना, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लेना, ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ लेना, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लेना, सेल के बारे में पढ़ लेना, टाइप ऑफ सेल, यानी ये वो वाला सेल है बायोलॉजी वाला, कोशिकाओं के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग अलग होती हैं, कौन सी जीवों में कौन सी पाई जाती हैं, ये सब भी मतलब उनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, याद कर लेना उनको तो अच्छे से, क्योंकि बायोलॉजी पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सीटेट पेपर 2 में। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, इनसे होने वाले रोग क्या क्या होते हैं और किस चीज़ों से फैलता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। मिरर और लेंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। मेटल, नॉन मेटल्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट पता करने के लिए जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को ना, उन तीनों टेस्ट को अच्छे से पढ़ लेना कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। लाइक NaCl के साथ CuSO4 यूज़ होता है, वो किस अमाउंट में, मतलब किस क्वांटिटी में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के बारे में पढ़ लेना, और आई थिंक यही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी शायद जो मुझे नहीं याद रहा होगा, या फिर जो मुझे नहीं समझ में आया होगा उसमें, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के अपने पेपर देखे हैं, उसी से एनालाइज करके सारी चीज़ें बनाई हैं कि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। सो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप बचे हुए टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, 110+ तो आ ही जाएंगे अगर आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ ली है। क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने 1 मंथ रह गया था, जब मेरा मतलब एग्ज़ाम का 1 मंथ में ही दिया था मैंने एग्ज़ाम, ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई थी, इसलिए ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। मैंने खुद इन सभी चीज़ों से ही पढ़ा था,
और इससे बाहर क्वेश्चन आते भी हैं, यही घूम फिरा कर। सीटेट का सिलेबस हम देखें ना तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप यूपी टेट के सिलेबस की बात करोगे ना, यूपी टेट का सिलेबस इज लाइक करिकुलम और सीटेट का सिलेबस इज लाइक सिलेबस जो पार्ट है करिकुलम का। सो यूपी टेट बहुत ज़्यादा बड़ा है और सीटेट मतलब छोटा ही है। सीटेट का लेवल ना मतलब लिमिटेड चीज़ें हैं जो हर बार घुमा फिरा कर वही आती रहती हैं। लेकिन अगर यूपी टेट की बात करूँ तो अलग अलग चीज़ें पूछता है वो हमेशा, इसलिए सीटेट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा आपको, हो जाएगा। ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे अगर आप। जिनका भी सीटेट का एग्जाम है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना एग्जाम अच्छे से करना है, बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है। तो सबसे ज़्यादा अपना ध्यान करना है एंट्री पर। चाहे आपको आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन आपकी एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एंट्री गलत हो गई ना तो सारे क्वेश्चन ही बेकार चले जाएंगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मतलब हड़बड़ाहट में ना एंट्री गलत कर देते हैं और फिर फ्लूड मांगते हैं। सो फ्लूड वगैरह अलाउ नहीं होती और वहाँ पर टीचर आपको देंगे भी नहीं ये सारी चीज़ें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।